Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Today we will be discussing about a very important article related to sustainable agriculture. आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए एग्रीकल्चर, बिकॉज 50% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर उतना क्या बोलते प्रोडक्शन कर नहीं रही है और पॉपुलेशन ऊपर से एक दूसरे तरफ से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर करना है और फार्मर का इनकम भी करना है, बढ़ाना है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कितने ज़्यादा फॉल्ट्स इसमें अभी भी इश्यूज इनबिल्ट है। ओके, इन तब सिंस द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हम निकालते 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 आ रहे हैं ये पूरे इश्यूज स्लोली स्लोली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बट स्टिल अभी हमारे पास एक अलग सा एक न्यू चैलेंज आ गया है, दैट इज कॉल्ड एज वर्ड ग्लोबल वार्मिंग। ये तो पहले था नहीं, बट रिसेंटली 1970s के बाद से 80s के बाद से इसका ज़्यादा बूम बूम हुआ। एंड ऑब्वियसली यू नो दैट 1992 अर्थ समिट के बाद में इट इज़ अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है कि हर प्रोडक्शन एक्टिविटी में आपको सस्टेनेबिलिटी लानी चाहिए। वेदर आप एग्रीकल्चर करिए या सर्विस सेक्टर में कुछ करिए या इंडस्ट्री सेक्टर में करिए, आपको सस्टेनेबिलिटी लानी चाहिए। एनवायरनमेंट को आप एक हद तक ही डिस्ट्रॉय कर सकते, उसके बाद नहीं कर सकते, राइट। सो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज़ बिकमिंग द टॉक ऑफ द टाउन एंड इट इज़, यू कैन अंडरस्टैंड दैट ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूस व्हाट जनरेशन ऑफ इनकम टू द फार्मर्स इंपॉर्टेंट है, राइट, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्या है, आई विल टेल यू इन दिस पर्टिकुलर कंप्लीटली। वेलकम टू इकरा IAS करंट अफेयर चैनल। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्प्रेड द न्यूज दैट आई एम मीटिंग यू एवरी डे इन द मॉर्निंग 6:30 एंड ऑल्सो इन द इवनिंग 8 PM विथ हिंदी एडिटोरियल्स, सो दैट आप भी बेनिफिट इसका आपको बेनिफिट मिलेगा और औरों को भी बेनिफिट मिलेगा। Okay, so anyone who is not able to afford anything, so for them it is like you can understand that this is going to be help them in almost all the way for their examination। ठीक है, चलो पढ़ेंगे अपन। एक्शन एजेंडा ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये जो ग्लासगो समिट हुई थी, ग्लासगो जो समिट हुई थी, कॉप 26 से नाम से जानी जाती है ये समिट, ये क्लाइमेट चेंज की समिट हुई थी। एज यू नो दैट क्लाइमेट चेंज बहुत हो रहा है। क्लाइमेट चेंज किस वजह से हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, ये अच्छा है या बुरा है? नहीं, क्लाइमेट चेंज बुरा है। ओके, इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स हो रहे हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में। ओके, इफ़ यू आर वाचिंग, आई एम डेली डूइंग द करंट अफेयर्स, आप वहाँ से पिकअप कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स ऑफ माइंड। ओके, तो अभी एग्रीकल्चर क्यों क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आपको दिमाग में आया होगा, राइट और रॉन्ग। एग्रीकल्चर इसलिए रिलेटेड है, एग्रीकल्चर नॉट ओनली एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर के अलाइड एक्टिविटीज़ इसलिए रिलेटेड है बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन व्हाट, मीथेन एमिशन के लिए इन्वॉल्व है। मीथेन एमिशन विच इज़ वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस है। क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। सो दिस मीथेन गैस विच इज अ हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल्सो अल्टीमेटली लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज, अल्टीमेटली लीडिंग क्लाइमेट चेंज। ये मीथेन कहाँ से आती है? ये मीथेन आती है पैडी कल्टिवेशन की वजह से, ओके, और राइस कल्टीवेशन की वजह से और लाइफ स्टॉक रेयरिंग की वजह से। बिकॉज लाइफ स्टॉक जो काव, जो बफलो, उनका जो एक्सक्रीटा है, लाइक गोबर, वॉट एवर इट इज़ देयर, वहाँ से जो भी गैस, वो जो भी स्मेल निकलती है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दैट स्मेल इज, composition of that particular smell is, pungent smell is what, methane। ओके, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी आनी ज़रूरी है, एनवायरनमेंट हार्म होने से बचाना है। ओके, सो इंडिया, बट क्या हो गया, हम तो फोर फ्रंट में थे ग्लासगो समिट में कि हमारा तो था कि इंटेंशन क्लाइमेट चेंज रुकना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग कम होनी चाहिए और एवरी अदर कंट्री शुड पार्टिसिपेट। ऑब्वियसली डेवलप कंट्रीज ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहिए। सो ऑल दिस वर वेरी गुड एंड इंडिया इज ऑलवेज इन द फोर फ्रंट, इंडिया इज ऑलवेज प्रो टू दिस काइंड ऑफ स्टेप्स, राइट। बट इंडिया अभी ये जो एजेंडा ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को रेटिफाई नहीं कराए, मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नॉट गिवन एनी ऑफिशियल recognition, nor they have formulated a policy, nor they have brought a law for this sustainable agriculture। तो इंडिया इसको भी रेटिफाई नहीं करी है। क्यों? एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर सकता है विद द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन मीथेन। अब इंडिया क्यों इसको रेटिफाई नहीं कर रही है? इंडिया क्यों सीरियस नहीं है? ओके, गवर्नमेंट का मानना है भाई ऑलरेडी हम एक नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ऑलरेडी चला रहे हैं।
ओके और हमारा इंटेंशन बहुत पहले से ही बहुत क्लियर था, बिकॉज ऑफ दैट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज हम एक बहुत पहले 2000s में, आई गेस 2009 या 8 होगा, 2000s में ही हम लेट 2000s में ही हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करना शुरू करे हैं. ओके, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जिसके अंदर 8 मिशन है. आई गेस इट वाज रिवाइज टू 11 ऑल्सो, 11 और 12. आप कमेंट सेक्शन में बोलिए. 8 तो पक्का है, रिविजन होने के बाद में वो 11 हुए, 12 हुए, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. आप उसमें कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा. ओके, तो हमारा इंडिया तो सीरियस है नेशनल क्लाइमेट चेंज कम करने. तो इसके अंदर जो भी 8 मिशन है या 11 मिशन वॉट एवर, इनमें से एक मिशन है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. जब हम ऑलरेडी एक मिशन चला ही रहे हैं सो फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, अभी नया क्यों, क्या ज़रूरत है. बट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इंडिया नीड सच एन एजेंडा. एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ठीक है आप तो चला रहे हैं बट एग्रीकल्चर के लिए आप सेपरेट एक एजेंडा बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. एंड द गवर्नमेंट आस्किंग वाई, क्यों बोल रहे हो, ऑडिट तो एक चल रहा है, फिर और एक क्यों चाहिए. ओके वाई. तो एक्सपर्ट्स शुरू करें उनके एम्पिरिकल एविडेंसेस देना. ओके, द कंट्रीज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ओके फ्रॉम द फार्म सेक्टर इंस्टेड ऑफ जाने ओके कम होने के बजाय सोरिंग बढ़ना शुरू हो गए, वो भी हाइयर ग्रोथ रेट से. ओके, फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बढ़ रहे हैं तेजी से. मोर सो एवर India overtook China in 2011 to become the world's top polluter in terms of agriculture emission. तो हम चाइना को भी ओवरटेक करें. Its farm sector greenhouse gas emissions are 9% higher than China and 30% above than Brazil. तो आप समझ सके इधर कि हमारे एग्रीकल्चर से निकल रहे सो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस स्पेशली मीथेन चाइना से 7% ज़्यादा निकल रहे हैं और ब्राज़ील से 30, जो कि वो भी डेवलपिंग कंट्रीज में माने जाते हैं. ऑब्वियसली चाइना तो डेवलप्ड हो ही गया, बट इंडिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया ये अभी डेवलपिंग ही कहलाते हैं. तो वो डेवलपिंग कंट्रीज में और अपन भी डेवलपिंग कंट्री है, हम दोनों के बीच में इतना डिफरेंस क्यों. तो एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं देखो आप इतना अच्छा प्रोग्राम करें बट ऐसा बड़ा काम भी नहीं करें, क्योंकि आप फैक्ट्स देखिए, यहाँ पे जो भी फैक्ट्स हैं ये फैक्ट्स देखिए. फैक्ट्स में आपका जो प्रोग्राम था, आपका जो नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर था, इट इज़ वेरी अनइंस्पायरिंग. इट इज़ वेरी अनइंस्पायरिंग, ये ऑथर का मानना है, क्योंकि वो तो एविडेंट हो गया ये 3 स्टेप से. मोर सो एवर पेस ऑफ एनुअल स्पाइक, और जितना बढ़ रहा है तेज़ी से बढ़ रहा है, एक्सेलरेटेड टू 0.5%. बोल तो 100 CO2 मॉलिक्यूल्स है तो लाइक हाफ CO2 मॉलिक्यूल एमिट हुआ 2016 में, ये बढ़ गया 2017 में 0.83 मॉलिक्यूल, और 2018 तक आए तक 100 के ऊपर एवरी 100 CO2 मॉलिक्यूल्स के ऊपर ऑलमोस्ट 1.5 CO2 मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा एमिट हो रहा है. तो ये ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, इसमें ऐसा नहीं कि नंबर में बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट में भी बढ़ रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. तो इसलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आप कि गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आप एक सेपरेट एजेंडा लेके आइए फॉर दी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्योंकि आपका पहले का जो प्रोग्राम है वो उतना खास नहीं कर रहा है. ओके, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, 3 कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है. हमेशा आप कभी भी सस्टेनेबिलिटी के बारे में लिख रहे हैं तो आप ये याद रखिए कि आप 3 कंपोनेंट्स लिखना है. एक तो सोसाइटी को हेल्प होना है, एक तो इकोनॉमी रुकना नहीं है, एक एनवायरनमेंट डैमेज नहीं होना. दिस इज कॉल्ड एज सस्टेनेबिलिटी. ये है ट्रिनिटी ऑफ सस्टेनेबिलिटी. सोसाइटी को फ़ायदा होना है, एग्रीकल्चर आप जो भी प्रोडक्शन करें, इकोनॉमी ग्रोथ रेट जीडीपी सस्टेन होनी चाहिए, और एनवायरनमेंट हार्म होना नहीं चाहिए. ना ऐसा नहीं कि हार्म नहीं होना चाहिए, हार्म होना चाहिए बट नॉट टू द एक्सटेंट दैट वी कैन नॉट रिकवर. उतना ज़्यादा हार्म नहीं करना है. जुडिशियसली यूटिलाइज करो, एक्सप्लॉइट करो रिसोर्सेज, वो उसमें कुछ होगा नहीं. ओके, दैट इज ओके फाइन, दैट वो चलेगा, राइट. So sustainable agriculture requires technologies and agronomic practices that are efficient. Agriculture और economy ऐसे practices लेके आओ agriculture में जिसमें economy का फ़ायदा हो, okay, जिसमें efficiency बढ़े, और जिसमें न्यू टेक्नोलॉजीज लेके आना. ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ की वजह से जो भी प्रैक्टिसेस में एफिशिएंसी आएगी, वो टेक्नोलॉजीज़ आप इजाद करो, आप इसको इनोवेट करो. लीस्ट इंजूरियस टू एनवायरनमेंट ऐसे टेक्नोलॉजीज लेके आओ. आपकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जिसके एनवायरनमेंट का हार्म कम से कम. ओके, येट इट हैज़ टू बी प्रॉफिटेबल टू द फार्मर्स. ये आपके दिमाग में हमेशा रखिए. गवर्नमेंट हमेशा ये दिमाग में रखना चाहिए कि वो कौन सा भी स्टेप लो टूवर्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फार्मर्स का भला होना चाहिए, एनवायरनमेंट हार्म नहीं होना चाहिए, और टेक्नोलॉजीज अच्छे से आनी चाहिए सो दैट एफिशिएंसी इंक्रीज हो. तो ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो गए हैं विथ रिगार्ड टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर.
ओके, सो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए ऑलरेडी कोई स्कीम्स, कोई इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज गवर्नमेंट तो क्लेम कर रही है कि वी हैव गॉट अ नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। हम तो बहुत पहले से ही कर रहे हैं, ये नया क्या है, तो पहले से ही कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो स्टेप्स लिए होंगे ऑब्वियसली। गवर्नमेंट हैज़ प्रमोटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग बाई पारंपरागत कृषि विकास योजना। ओके, पारंपरागत कृषि विकास योजना ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनिक फार्मिंग रिलेटेड स्कीम है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है। ओके, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडीज का मतलब ये नहीं कि यूरिया हद से ज़्यादा यूज़ करो और सॉइल का पूरा कॉम्पोजिशन चेंज कर दो, यील्ड कम कर दो, ऐसा नहीं। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी भी गवर्नमेंट लेके आई है, सो दैट फार्मर्स यूजेस द फर्टिलाइजर्स इन ए वेरी प्रॉपर मैनर अकॉर्डिंग टू उनकी सॉइल में जो कमी है वो यूज़ करो आप। ओके, तो आपकी ईल्ड भी बढ़ेगी और सॉइल भी ख़राब नहीं होगी। जीरो बेस्ड बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग मीन्स ऑल टुगेदर आप ये साल में जितना पैसा दे दिए एग्रीकल्चर के लिए आप दे दिए, नेक्स्ट ईयर इस आज पिछले साल के बजट से कंपेयर करके आप एलोकेशन मत करो। नए तरीके से जीरो बजट मीन्स अभी जो चैलेंजेस रह रहे हैं, अभी जो न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं उस हिसाब से आप एलोकेशन करना है, राइट। तो ऐसे स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी ले चुकी है, बट इनके डिफेक्ट्स भी है, क्योंकि ये जो स्टेप्स है, दिस स्टेप्स आर नॉट गोइंग टू फुलफिल द डिमांड ऑफ इंडिया। इंडिया की जितनी फूड प्रोडक्शन की डिमांड है ये स्टेप्स पूरी नहीं कर सकते। ओके, दैट्स वाई मास स्केल पे इनका एप्लीकेबल होना बहुत मुश्किल है। ओके, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ओके, तो ये काम में नहीं आने वाला है। वी हैव टू गो फॉर अनदर अप्रोच, दैट इज व्हाट ऑथर इज सेइंग। अब व्हाट आर द न्यू वेज, अपने एडिटर का क्या है इसमें। अब एडिटर बोले, अब क्या बोले उन्होंने बोले कि आप एक पर्टिकुलर कंपोनेंट पे ध्यान नहीं देना है, इरिगेशन ही करो या फर्टिलाइजर ही करो या सीड्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो या फर्टिलिटी को रिटेन करने की कोशिश करो। आप एक कंपोनेंट पे काम नहीं करना है, ओवरऑल प्रोफिशिएंसी मीन्स हर चीज में एफिशिएंसी आना है, ओवरऑल देखना है आपको, देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कुड बी अचीव्ड। Okay, and the author went on to say that mix the modern productivity boosting technologies। अभी जो modern boosting technologies है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट करने की अभी जो टेक्नोलॉजीज है उसको मिस करो विथ रिगार्ड टू अवर, विथ रेस्पेक्ट टू अवर, अलॉन्ग विथ अवर ट्रेडिशनल, दोनों को मिस करो। ओके, एनवायरमेंट रेजिलिएंट क्रॉप वैरायटीज लेके आओ, जैसे कि जीएम क्रॉप्स हैं, और एनिमल ब्रीड्स को इंप्रूव करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ हद तक ये काम तो ऑलरेडी कर रही है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, राष्ट्रीय कामधेनु मिशन। राष्ट्रीय कामधेनु मिशन का ये ऑब्जेक्टिव है कि अगर हमारी कोई गाय, कोई भैंस अगर ज़्यादा दूध नहीं दे रही है, इनको आप हायर सुपीरियर ब्रीड से इनका इंटरकोर्स करो, इनका ब्रीडिंग करो सो दैट इनके जो बच्चे हैं आगे जाके, इनके जो बच्चे हैं वो भी सुपीरियर ब्रीड के होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे सकेंगे, ज़्यादा ज़्यादा मीट दे सकेंगे, लाइक दैट। ओके, सो ऑलरेडी कुछ हद तक गवर्नमेंट यहाँ पे कर ही रही है। मोनोक्रॉपिंग इंडिया का एटीट्यूड है, ये चेंज करना ज़रूरी है। ओके, और अनचेंज क्रॉपिंग साइकिल्स, आज राबी खारिफ में भी आप राइस वीट ग्रो करें, राबी में भी राइस वीट, अब यही सिलसिला चलते रहा है। आप क्रॉप को रोटेट ही नहीं कर रहे हो, आप क्रॉप का पैटर्न ही चेंज नहीं कर रहे हो, इसलिए आपकी सॉइल में वो फर्टिलिटी, वो क्या बोलते क्वालिटी दिख नहीं रही है। तो मोनोक्रॉपिंग जाना है और अनचेंज क्रॉप साइकिल्स छोड़ना है, चेंज करते रहना है। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग लाना है, कभी राइस ग्रो करो, कभी ज्वार ग्रो करो, कभी मेज ग्रो करो, डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। कभी हॉर्टिकल्चर में जाओ, इन्वॉल्व्स ए जुडिशियस मिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, एग्रो फॉरेस्ट्री, तो इन सब में ध्यान देना है, राइट। एंड क्रॉपिंग सीक्वेंसेस नीड टू इंक्लूड लैंड रिस्टोरिंग, ओके, एंड फर्टिलिटी एनहांसिंग क्रॉप्स लाइक लेग्यूम्स में आप लेके आओ, क्विक ग्रोइंग वेजिटेशंस, जो भी क्रॉप्स जल्दी ग्रो हो जाते वो क्रॉप से आप वो क्रॉप्स पे ज़्यादा ध्यान दो। ओके, और जो क्रॉप्स जनरली ऑर्गेनिजम्स को फिक्स करके, लाइक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहता है लेग्यूम्स में, लेग्यूमिनस प्लांट्स में, जो कि ये सब जो है क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। ऐसे प्लांट्स लेके आओ जिससे फिक्सेशन होगा, जिससे बैक्टीरिया ये सब एक्ट करेंगे, उससे क्या होगा, रेती में, अपने सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप होंगे, तो आपकी सॉइल फर्टिलिटी रिस्टोर होने के चांसेस है। Okay, cropping sequences need to include, that is over. Physical churning of soil needs to be avoided or it should be minimized. याद रखो, physical churning is nothing but फोड़ा ले लेके, आप प्लफ ले लेके ज़मीन पे और एग्रीकल्चर लैंड पे मार के आप जो नीचे की सॉइल ऊपर लेके आ रहे ओवर द सीजन्स, ये नहीं करना है। ओके, फिजिकल चर्निंग से एक्चुअली क्या हो रहा, फिजिकल चर्निंग से सॉइल का कॉम्पोजिशन चेंज हो जा रहा। आप जहाँ पे रूट के, जहाँ पे आप समझो यहाँ पे आपका झाड़ है, ओके,
लेट सपोज दिस इज द प्लांट। ओके, यहाँ पे जो मिनरल्स है ये रूट के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो मिनरल्स है ये रूट के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो मिनरल्स है ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। आप नीचे के ऊपर के नीचे लेके आए तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है मिनरल्स यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। तो आप ये गलत सलत मत करो। ओके, आप ये चर्निंग मत करो, फिजिकल चर्निंग अवॉइड करना है, और आपकी चर्निंग की वजह से अंदर है सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं, आप ये भी मत करिए। ओके, तो वी हैव टू शिफ्ट द फार्मर्स ऑफ इंडिया शुड शिफ्ट टुवर्ड्स जीरो और मिनिमम टिलेज। ये है, ये जो एक्टिविटी है ना, नीचे की सॉइल ऊपर लेके आना, ऊपर की सॉइल फिर नीचे लेके जाना, ये एक्टिविटी को टिलेज बोलते हैं। ये सब एक्टिविटी कम करना है, और नोवेल कॉन्सेप्ट लाइक डायरेक्ट सीडिंग। आपकी सॉइल कैसी भी रोड अंदर डायरेक्ट सीड, हैप्पी सीडर्स जो भी है, इससे पहले हम पढ़े थे स्टबल बर्निंग में, आप वो भी चैप्टर देखिए, वहाँ पे हैप्पी सीडर्स हाउ दे विल वर्क आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। फार्म यार्ड मैन्यूर इन कॉम्बिनेशन विद केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो यहाँ पे प्रॉपरली ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों को यूज़ करने का ऑथर एम्फेसाइज किए हैं यहाँ पे कि ऑर्गेनिक और केमिकल दो भी यूज़ करना चाहिए, सो दैट लैंड की फर्टिलिटी रिस्टोर करनी है अपने को, राइट। ओके, प्रमोशन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इकोनॉमिकल यूसेज। देखिए आप ओवरऑल ऑपरेशंस इंप्रूव करना है ना, ओवरऑल ऑपरेशंस इंप्रूव करने के लिए ऑलरेडी यू सी दैट हाउ एवरीथिंग इज प्रॉपरली, हर एस्पेक्ट पे यहाँ पे ऑथर ध्यान दे रहे हैं। कभी फर्टिलिटी के बारे में बोल रहे हैं, कभी टिलेज के बारे में बोल रहे हैं, कभी ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ करो बोल के बोल रहे हैं, कभी न्यू टेक्नोलॉजीज बोल रहे हैं, कभी GM क्रॉप्स। सो यू कैन अंडरस्टैंड सीड्स तक गए, नए नए टेक्नोलॉजी से गए। सो एक्चुअली द ऑथर इज कवरिंग एवरी एंगल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू मेक इट सस्टेनेबल। अभी देखो पानी के पास भी आ गए, रेन वास्टिंग हार्वेस्ट करना है, रेन वाटर वेस्ट जाने देना नहीं है। जितना पानी आ रहा है आसमान से, वो पानी को अच्छे से हम 100% आ रहा था 100% हम यूज़ करने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं कि आप 100% पानी आ रहा है, आपके फील्ड में बह के वो नाले में उसमें ड्रेनेज में चले जा रहा है, ये गलत है ना भाई। तो आप इसको आप प्रोटेक्ट करो। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के टेक्निक्स यूज़ करना है, इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ वाटर, जितना यूज़ करना है उतना यूज़ करना। कोई क्रॉप को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है तो नहीं करना, कोई क्रॉप को ज़्यादा यूज़ करना है तो करना। तो ये इसको बोलते हैं इकोनॉमिकल यूज़। जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं इकोनॉमी पे, इकोनॉमी में क्यों चलाते हैं? क्योंकि हम बराबर स्पीड भी कवर करना है और माइलेज भी रखना है, इन दैट वे, राइट। और ड्रिप एंड स्प्रिंकलर, इकोनॉमिक यूज़ ऑफ वाटर के लिए ये ज़रूरी है कि ड्रिप एंड स्प्रिंकलर, ये जो है ड्रिप है, ये जो है ड्रिप है, और ये एक एक खतरा गिरेगा यहाँ पे, ये है स्प्रिंकलर, गोल 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 छन्नी कैसा फिरेगा ये। प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, देखो अभी ये प्लेसमेंट फर्टिलाइजर की भी बात कर रहे हैं ऑथर। प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर एट द राइट डेप्थ नियर द प्लांट रूट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पेस्टिसाइड्स भी ऐसा नहीं जिस दिल में जैसा यूज़ नहीं करना है पेस्टिसाइड्स, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे पेस्टिसाइड्स यूज़ करो, और जितनी ज़रूरत है उतनी यूज़ करो, राइट। इंटीग्रेटेड डिसीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट करना है। ऐसा नहीं कि पेस्ट के लिए आप पाउडर फेंकते जाओ, ऐसा नहीं, उसके उनके प्रिडेटर्स लेके आओ। अगर एक इंसेक्ट है, तो आपके फार्म में आप रैट को छोड़ दो, तो रैट क्या करेगा? इंसेक्ट्स को खा लेगा, राइट। तो आप ऐसा मैनेज करो पेस्ट को कि उनके प्रिडेटर्स भी लेके आओ, थोड़ा पाउडर भी यूज़ करो। विद दैट व्हाट हैपेंस इज आपकी सॉइल अच्छी रहेगी, आपके क्रॉप्स अच्छी क्वालिटी से ग्रो होंगे। बट हाईली, और ये ऑथर बोल रहे हैं ये आर्टिकल में कि ये स्टबल बर्निंग तो पूरे को छोड़ देना है, इट शुड बी फोरबिडन। ये तो गुनाह है, ऑथर बोलेगी ये तो पूरे को छोड़ देना है। अदरवाइज अगर ये सब चलते रहेगा, शिफ्ट एंड जूम कल्टीवेशन, स्टबल बर्निंग, ये चलते रहेगा, तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चर विल बी इन जियोपार्डी बोल, तो अब ये यहाँ से हम वापस नहीं आ सकते, उतनी ख़राब हो जाएगी अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। बहुत अच्छे पॉइंट्स है आज के आर्टिकल में, प्लीज राइट डाउन इन योर बुक्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड टेक ए नोट ऑफ इट, सो दैट आपको मेंस एग्जामिनेशन में कैसे सभी काम में आएगा, राइट। थैंक यू सो मच फॉर यंग टू मी, दिस इज सैयद शुजातुल्लाह साइनिंग ऑफ, एंड वेरी गुड नाइट टू यू all of you. Please share the videos as much as you can. Bye bye, take care.